हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बेस्ट तरीके से चल रहा होगा। तो गाइस, आज हम लोग 2016 का पारा मेडिकल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2016 का सेशन का होने वाला है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, आप लोग पूरा क्लास देखिएगा और सारा क्वेश्चन को है डिफेंड करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? प्राकृतिक रबर। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए में है आपका पेट्रोलियम जेल, ऑप्शन बी में है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन सी में है आपका सल्फर, ऑप्शन डी में है आपका कार्बन। क्या होगा राइट आंसर? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है और ये विल्किनी एक विधि होती है। कौन सी प्रक्रिया का नाम बोले हमने? वल्किनीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है ये बनाया जाता है, पर है ना, ताकि रबर जो क्या जाए, रबर में कठोरता आ जाए। और क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है CH3COCl का रोजेमंड अपचयन देगा। यानी कि CH3COCl का अगर क्वेश्चन नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम होगा इथाइल एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम जो होगा क्या हो जाएगा? एथाइल एसिटाइल सॉरी, एथाइल एसिटाइल नहीं, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड का अगर रोजेमंड अपचयन करेंगे तो क्या देगा? तो देखिए, ये रोजेमंड अपचयन कैसे होता है? जब एसिटाइल क्लोराइड को, ठीक है, अभिक्रिया किया जाता है किसके साथ? BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ, तो ये आपको देगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये देगा एथेनोइक अम्ल देगा। ठीक है, और साथ में HCl देगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि CH3CHO का जो नाम होता है एथेनोइक अम्ल नाम है। ठीक है, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यह विधि स्वयं धातु को ही उत्प्रेरक में उपयोग में लाती है। यानी कौन सी विधि है जिसमें स्वयं जो है धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है आपका संपर्क विधि, ऑप्शन बी में फिशर ट्राफ्ट विधि, ऑप्शन सी में है तेलों का हाइड्रोजनीकरण विधि। क्या होगा राइट आंसर? या फिर जो है CH कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का CH3OH में परिवर्तन के लिए, यानी मिथाइल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का परिवर्तन में किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? कौन सी विधि द्वारा जो है धातु को ही उत्प्रेरक में प्रयोग में लाया जाता है? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फिशर ट्राफ्ट विधि। संपर्क विधि द्वारा में जो है प्लेटिनम का उपयोग में लाया जाता है, ये PT, और फिशर ट्राफ्ट में कोई भी धातु होता है, और तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घन धातु में यह लगभग 90% होता है।
गंध धातु में क्या जो है 90% के में होता है? ऑप्शन ए में है कॉपर, ऑप्शन बी में है टीन, ऑप्शन सी में है आयरन, ऑप्शन डी में है निकेल। क्या होगा राइट आंसर? गंध धातु जो मिश्रण होता है आपको गंध धातु में कॉपर भी होता है, टीन भी होता है, निकेल भी होता है और लोहा भी होता है। ठीक है, जिसमें से कॉपर अकेले 90% पाया जाता है। ठीक है, टीन भी पाए जाते हैं 50% से कम, यानी कि 2% रख लो, ये पाए जाते हैं। लोहा 5% पाया जाता है, बाकी बात टीन भी होता है और जो है दूसरा भी तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है 90% पाया जाता है गन मेटल में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह धातु अपरूपता नहीं दिखाता, यानी कौन सी धातु का अपरूप नहीं होता है, ये आपको बताना है। अपरूपता मतलब अपरूप। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अपरूप नहीं दिखाता है, यानी कि किसका अपरूप नहीं होता है? ऑप्शन ए में है बोरॉन, ऑप्शन बी में है आपका सल्फर, ऑप्शन सी में है आपका फास्फोरस, ऑप्शन डी में है लिथियम। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा किन किन धातुओं का जो है, किन किन तत्वों का जो है अपरूप होता है। कार्बन का होता है, सल्फर का होता है, फास्फोरस का भी होता है, ऑक्सीजन का होता है। अब बाकी बात तत्वों का नहीं होता है। ये सभी तत्व क्या दिखाते हैं? अपरूपता दिखाते हैं। ठीक है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन। कार्बन का अपरूप का नाम जानते होंगे आप लोग, हीरा और ग्रेफाइट। सल्फर का जानते होंगे, सॉरी ऑक्सीजन का जानते होंगे, ऑक्सीजन, और जो है एक और होता है जिसका नाम है ओजोन। ठीक है, ये किसका, ओजोन है किसका अपरूप है? तो ये ऑक्सीजन का अपरूप है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पूछा रहा है कौन नहीं दिखाता है, ये 4 ऑप्शन को छोड़कर बाकी बात सब दिखाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएंगे और डी भी हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल के मृदुकरण के लिए कलर की विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल का मृदुकरण करने के लिए कलर की विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, किस यौगिक का? ऑप्शन ए में है परम्यूट की, ऑप्शन बी में है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी में है सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी में है मैग्नीशियम क्लोराइड का। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी विधि में अयस्क को नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है? कौन सी विधि में अयस्क को जो है नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए में है आपका वेबर विधि, ऑप्शन बी में है आपका हाल विधि, ऑप्शन सी में है सर्पेक विधि, ऑप्शन डी में हुपुल विधि। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्पेक विधि में नाइट्रोजन को जो है गर्म किया जाता है। किसके अयस्क के साथ? एल्युमिनियम के अयस्क के साथ गर्म किया जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, ताकि एल्यूमिनियम को गर्म करने पर एल्यूमिनेट प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ पर होता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रिका में, सेंट्रियोल में। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म क्या है? सिल्क वर्म क्या है? ऑप्शन ए में है नीमेटोड है, एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है। क्या होगा राइट आंसर? सिल्क वर्म एक प्रकार का क्या है? नीमेटोड, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। क्या होगा राइट आंसर? नीमेटोड क्या है एक प्रकार का? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मोलस्का। सिल्क वर्म क्या है? मोलस्का है, यानी कि मोलस्का संघ में आने वाला प्राणी है। नीमेटोड में जो आता है आपका गोल कृमि आता है। ठीक है, याद रखिएगा।
जिसको सूत्रकृमि भी के नाम से भी जाने जाते हैं। निमेटेड को सूत्रकृमि के नाम से जाना जाते हैं। निडिडा में आता है आपका केचुआ, जिसको अर्थवर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका अच्छा उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट हैं सब आ जाते हैं, ठीक है। कीट यानी कि छिपकली हो गया, चींटी हो गया, ये सब आते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टोकोफेरॉल इस विटामिन का नाम है, यानी किस विटामिन का नाम टोकोफेरॉल है, यानी रासायनिक नाम पूछ रहा है, किसका होगा? विटामिन के का या विटामिन डी का? ऑप्शन सी में है विटामिन ए का, विटामिन ई का। क्या होगा राइट आंसर? किस विटामिन का जो है नाम है आपका टोकोफेरॉल? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और जो ऑप्शन ए में है विटामिन के, इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम क्या होगा? ये इसका जो रासायनिक नाम होता है आपका फाइलोक्वानिन, फाइलोक्वानिन, ठीक है। और विटामिन ए का रेटिनॉल। और ऑप्शन डी में आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लूप ऑफ हेनले यहाँ पर होता है, यानी कि हमारे शरीर के किस अंग में जो है लूप ऑफ हेनले की संरचना होती है? ऑप्शन ए में है वृक्क, यानी जिसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी में है यकृत, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी में है मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन डी में है आँख, जिसका तो सब जानता है आई होता है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? लूप ऑफ हेनले कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लूप ऑफ हेनले जो कहाँ पाया जाता है? हमारे नेफ्रॉन के अंदर में पाया जाता है। नेफ्रॉन की एक संरचना होती है। नेफ्रॉन आप लोगों को पता होगा, इस तरीके से संरचना होती है नेफ्रॉन की, ठीक है। इस तरीके से नेफ्रॉन की संरचना होती है, जिसमें क्या पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, ठीक है। इस संरचना को, यहाँ से यहाँ तक की संरचना को लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यकृत से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि यकृत में जो है कुफर कोशिका होती है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुफर कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो यकृत में पाया जाता है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा जाए? युगलिना इस प्रकार का पाचन दर्शाता है, यानी कि युगलिना में किस प्रकार का पाचन होता है? होलोजोइक, सर्वाहारी, हेलोफाइटिक, मांसाहारी। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा युगलिना क्या है? एक नीलहरित शैवाल है, ठीक है। और इसमें जो पाचन होता है वो होता है आपका हेलोफाइटिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? आप लोगों को पता होगा कि उसमें होता है हेलोजोइक। हम लोग क्या है? हेलोजोइक प्राणी हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यह एंजाइम प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है एमिलेज, ऑप्शन बी में है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी में रुबिस्को, ऑप्शन डी में डीएनए पॉलीमरेज। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी रुबिस्को एंजाइम जो है प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी कार्बनिक पदार्थ सबसे मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो वो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, ठीक है। अगर सेल्यूलोज के बारे में पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे प्रकृति में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एफेड्रिन इससे प्राप्त होता है। एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? एफेड्रिन है क्या? देखिए एफेड्रिन जो है एक प्रकार का ड्रग्स होता है, ठीक है। एफेड्रिन क्या है? एक प्रकार का ड्रग्स है। ये किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, कवक से, जिम्नोस्पर्म से, ईस्ट से। ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वायुयान, यानी कि वायु में जो यात्रा करता है, यानी कि
बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पर जो यात्रा करते हैं वायु मार्गों में, उसको दिया जाता है ड्रग्स के रूप में, ताकि ये जो है रक्त को जमने में से बचाए, रक्त को जमने से बचाता है एफेड्रिन। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधे होते हैं जिससे एफेड्रिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? एल्गिनेट इससे प्राप्त होता है। एल्गिनेट किससे प्राप्त होता है? एल्गिनेट इनसे प्राप्त होता है, यानी किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, पादप से। देखिए एल्गिनेट है क्या? एल्गिनेट एक भूरे शैवाल के कोशिका भित्ति से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ठीक है, किस शैवाल से? भूरे शैवाल से। ठीक है, इसके कोशिका भित्ति में पाया जाता है एल्गिनेट, जो सोडियम के साथ मिलाया जाता है, जिसको कहते हैं सोडियम एल्गिनेट। ठीक है, यह किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, कौन से शैवाल से? तो उसमें भी भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और इसको खमीर जैसे हो गया कि बेकरी के सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, केक जैसे हो गया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है, यानी कि टिकोइक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है कहाँ पर? ऑप्शन ए में है आपका ग्राम निगेटिव जीवाणु कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी में है विषाणु में, ऑप्शन सी में है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में, ऑप्शन डी में आपका पादप कोशिका भित्ति में। क्या होगा राइट आंसर? टिकोइक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होते हैं, यानी ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में जो पाया जाता है वो टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।